दिस इज़ प्रो जनुथ्रिया। आप देख रहे हैं एन बाई प्रो। ये क्लास 6 एन साइंस का चैप्टर नंबर 5 उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो अपन जो है पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या कंदुक खलिका संधि से। ठीक है, तो इसमें क्रियाकलाप दे रखा है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड, इस क्रियाकलाप से रिलेटेड शॉर्ट्स जो है मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, जिसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है किस तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कागज़ की एक पट्टी या एक बेलन के रूप में मोड़िए। ठीक है, कागज़ की कोई एक पट्टी और बेलन के रूप में गोल गोल मोड़ लो। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके, रबड़ हो उसमें एक छेद कर लो और उस जो आपने पेपर मोड़ा, गोल बेलन बनाया, उसको उसमें अंदर डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, मोड़े हुए कागज़ के बेलन को डालिए इस तरीके से। देखो ये ब्लू कलर की बॉल हो गई, इसमें ये जो है ये पीले कलर का जो है ये आपकी कागज़ का वो हो गया। ठीक है, कागज़ का बेलन, इसको इसमें डाल देना है, इस बॉल में, ब्लू कलर की बॉल में। ठीक है, को गेंद पर चिपका भी सकते हैं। अगर उसके अंदर नहीं डाल जा रहा है वो बेलन, कागज़ का जो बेलन है वो अंदर नहीं जा रहा तो आप उसे चिपका भी सकते हो। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये जो गेंद है, इस गेंद को इस कटोरी में, ये बॉल, ये है ना, ये ब्लू कलर की बॉल, बॉल बोलो कटोरी, ठीक है, ये जो है इसमें आपको अंदर डाल के इसे चारों तरफ घुमाना है। तो इसमें क्या आप इजीली घुमा सकते हो। ये जो दिखा रखा है ना, देखो ऐसे गोल गोल ऐसे करके घुमा सकते हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके मैंने बता रखा है, एक बार मेरे चैनल पर जाके शॉर्ट्स में देख सकते हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये घुमा सकते हैं। गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है। बिल्कुल भाई, कटोरी में तो आराम से घूम ही जाएगी। तो कागज़ का बेलन भी घूमता है। वो क्या, कागज़ का बेलन भी घूमता है। तो कागज़ का बेलन अलग से नहीं घूमता है, वो बॉल के साथ ही मिक्स होकर घूमता है। लेकिन बॉल जो है वो कागज़ के बेलन में फिक्स होती है, वो घूम नहीं सकती। अब कल्पना कीजिए कि यदि कागज़ का बेलन जो है वो आपका हाथ है। ठीक है, आपका हैंड क्या है, कागज़ का बेलन हो गया, गेंद इसका सिरा है। ठीक है, गेंद इसका सिरा हो गई। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। देखो, कटोरी जो है वो शोल्डर में हो गई इसमें। ठीक है, बॉल हो गई ये सिल्वर कलर की, और ये जो है वो आपका हैंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गोयका में दसा रहता है। ठीक है, इसमें ये दसा रहेगा। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुवाद के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। तो इसमें क्या होता है, अपने जो पैर में क्यों होती है ना, पैर की यहाँ से लगी होती है कमर से, वो भी इसी तरीके से जो है वो वर्क करती है। ठीक है, अपन पैर को चारों तरफ गोल गोल घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अगली होती है धुराग्र संधि। धुराग्र अपनी धुरी पर ही घूमती रहती है, धुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि। ठीक है, गर्दन और सिर को जो जोड़ने वाली संधि होती है उसे धुराग्र संधि बोला जाता है। ठीक है, इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। भाई, सर को सिर्फ अपन कहाँ घुमा सकते हैं, या तो दाएं बाएं घुमा सकते हैं या फिर ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब पीछे तो लेके नहीं जा सकते सर को, तो एक धुरी पर ही घूमती है वो। ठीक है, बस उतना ही, थोड़ा सा ही, वो जो होती है वो धुराग्र संधि होती है। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है? वह बहुत भिन्न है, क्योंकि अपन 360 पर हाथ को घुमा सकते हैं लेकिन गर्दन को 360 पर नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है, ये हो गए, देखो इससे ये यहाँ से कनेक्ट होती है, तो इसको इतना बस इतना घुमा सकते हैं। जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं, बिल्कुल 360 में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि छल्ले में घूमती है। हाँ, एक छल्ले में घूमेगी और उतनी घूमेगी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगला होता है हिंज जॉइंट या हिंज संधि। हिंज संधि में क्या होता है, घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोलने देता है। हाँ, आपने देखा होगा जो चौखट में लगते हैं अपने, जो हिंज लगते हैं, हिंज, वो क्या होते हैं, गेट को उतना ही खोलते हैं बस। ठीक है, अंदर तक आ गया और गेट 90 डिग्री तक रहता है बस। ठीक है, दीवार से बढ़ जाएंगे और उधर गेट लग जाएगा पूरा, 90 डिग्री तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये जो होता है वो हिंज जॉइंट होता है। क्रियाकलाप, कब्जे की गति के प्रकार को देखिए। एक मोटे कागज़ अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 5.5 में दिखाया गया है। ये चित्र में दिखा रखा है। ठीक है, ये रहा चित्र के अनुसार। गत्ते अथवा कागज़ के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। ठीक है, गत्ते अथवा कागज़ के बेलन के बीचों बीच में छेद करना है और एक छोटी पेंसिल लगानी है।
गत्ते का एक और टुकड़ा लीजिए, उसको इस प्रकार मोड़िए कि ये आधा बेलन बन जाए। ठीक है, एक दूसरा टुकड़ा लेना है और ऐसा करना है कि वो आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। ठीक है, आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। ठीक है, आधे बेलन पे जो पूरा बेलन रखा हुआ है वो कब्जे की भांति है, वो उसको उतना ही घुमाएगा 90 डिग्री करीबन। ठीक है, पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार की गति करता है? तो बिल्कुल हमारे गीट की तरह गति होती है। ठीक है, यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? वो काफ़ी भिन्न है, क्योंकि वो 360 पे पूरा और ये बस थोड़ा सा ही। ठीक है, हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में किस प्रकार की गति देखी थी? ठीक है, चित्र 5.5 में जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। ठीक है भाई, हिंज का क्या मतलब है? हिंज क्या 90 डिग्री तक ही तो घूम सकता है अपना हाथ, अपनी कोहनी वगैरह मोड़ोगे। ठीक है, ये सीधी कोहनी तो 180 तक फिर भी चली जाती है। ठीक है, घुटने वगैरह ये भी मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर ये क्या, लेकिन एक ही साइड में जाते हैं। एक्चुअली क्या दूसरी साइड में जा नहीं सकते। घुटने जब एकदम सीधा हो जाता है उससे ऊपर अपन घुटने को नहीं मोड़ सकते वहाँ से, क्योंकि वहाँ एक कटोरी टाइप की लगो रहती है अपने घुटने में जो उसको मोड़ने नहीं देती है। ठीक है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। बिल्कुल, पीछे क्या बैरियर लगाता है, वो बैरिकेड लगाता है, वो पीछे नहीं जाने देता। कोहनी में हिंज या कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, दूसरी दिशा में गति नहीं हो सकती। कि आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? ठीक है, घुटने की हो गई। ठीक है, ये अपन एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक ये बेलन लिया, ठीक है, एक दूसरा आधा बेलन लिया, ठीक है, ये पेंसिल लगा दी अपन ने। ठीक है, मतलब एक ही पेंसिल है, ये इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, बस इतनी ही जाएगी पेंसिल, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, अब होती है अचल संधि। हमारे शरीर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। बिल्कुल, ठीक है, जो अचल होगी वो तो बिल्कुल चल से भिन्न ही होगी ना। अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती हैं, ये फिक्स होती है। ठीक है, ऐसी संधियों को अचल संधियाँ कहा जाता है, नॉन मूवेबल। ठीक है, जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, सिर से दूर जाएगा, निचला जबड़ा क्या गर्दन की तरफ जाएगा, चेस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, सर ऊपर की साइड में हमारा, तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है, क्योंकि अपना जो है वो निचला जबड़ा जो होता है सिर्फ वही गति कर सकता है। ऊपरी जबड़ा जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, अपने सर के साथ, तो वो हिलडुल नहीं सकता, वो फिक्स होता है, अचल संधि होती है। हमने केवल कुछ संधियों की चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो बोन्स के जॉइंट के द्वारा, जॉइंट जो होते हैं उन्हीं के द्वारा जो हमें ये प्रदान होती है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। वो मसल्स का होता है अपने अंदर, मतलब सॉरी स्केलेटन का होता है अपने अंदर। स्केलेटन के ऊपर रहती है मसल्स। ठीक है, तो अपन गुड़िया बनाने के लिए पहले क्या ढांचा तैयार करेंगे, अपने को कैसे कैसे गुड़िया बनानी है। आप ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। ठीक है, हमारे अंदर का बॉडी का स्केलेटन होता है, हड्डियों का स्केलेटन होता है जो ढांचा प्रदान करता है। कहाँ पर पैर होंगे, कहाँ पर हाथ होंगे, कहाँ पर चेस्ट होगा, कहाँ जबड़ा होगा, कहाँ स्कल होगा। ठीक है, वो समय में ढांचा प्रदान करता है। इस ढांचे को क्या कहा जाता है? कंकाल, स्केलेटन कहा जाता है। ठीक है, हम कैसे जानते हैं कि मानव कंकाल की आकृति है? अरे मानव कंकाल की आकृति, क्योंकि जैसा मानव हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर वही शेप होगी सारी की सारी। यहाँ हेड होगा, यहाँ हैंड होंगे ये, ठीक है, ये चेस्ट वाला पोर्शन हो गया, थोरैक्स वाला, ठीक है, ये स्टमक वाला, ठीक है, ये कमर वाला हो गया, ये फुट हो गए अपने, ठीक है, और ये उंगली वगैरह। तो अपन को पता कैसे चलता है? वो पता चलता है कि अपन बाहर से ही दिखते हैं वो, ठीक है, और एक्सरे के थ्रू अपन जो है इनकी हड्डियों का पता लगा सकते हैं। तो हम शरीर की विभिन्न अस्थियों को आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या
तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। भाई फील करते तो हड्डी फील होती है, घुटने पर टच करो, नोज़ी के ऊपर टच करो, ठीक है, उंगलियां टच करो अपनी, तो ये क्या हड्डी फील हो रही है, कठोर फील हो रहा है। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेफ प्रदान हो जाएगी हमें अगर हम एक्सरे करवाते हैं तो, ठीक है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्स्ट्रा हुआ है? हाँ, जनरली होता ही है, कभी कोई चोट लग गई या कोई भी बात हो गई। कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक्सरे से पता चलता है कहीं कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, जिससे उन्हें अस्थियों की कोई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है कि किस प्रकार से हमारी बॉडी में अस्थियों की आकृति है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तब पैर के निचले में ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। भाई उंगलियों में देखो एक फिंगर होती है, उसमें 3 क्या होते हैं, हड्डी, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हड्डियों के, ठीक है, जो जुड़े होते हैं एक दूसरे से। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इस प्रकार से एक्सरे निकलता है अपना, ठीक है। ये आगे वाला पोर्शन हो गया, ऐसे घुटना आगे की तरफ मुँह कर रखा है, ऐसे ये पीछे की साइड से हो गया, ठीक है। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप इन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? हाँ, जहाँ जहाँ संधि स्थल है वहाँ मोड़ सकते हैं अपन उंगलियों को। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियाँ हैं? 3 ही हैं मध्यमा में, सारी में 3 है, ठीक है। अंगूठे में 2 होती हैं, बाकी के सभी में 3 होते हैं। अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए, ठीक है। बहुत सारे इसमें हैं, है ना, हड्डियों के वे छोटे छोटे टुकड़े से, मतलब टुकड़े का इन द सेंस मतलब एक पूरा है, फैलेंजेस वगैरह जो होती हैं। क्या इसमें अनेक अस्थियाँ हैं? बिल्कुल अनेक अस्थियाँ हैं। क्या आपकी कलाई लचीली है? लचीली का तो इन द सेंस हाँ बिल्कुल लचीली है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहा जाता है। हाँ सॉरी, कार्पेल बोला जाता है ना, आई एम सॉरी फॉर दिस, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? ये मुड़ता ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये 1 2 3 4 5, ये तो एक पूरा है 1 1 1 1, फिर इसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 और 2, ठीक है। ये थंब की हो गई, हाथ की अस्थियाँ। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए। अपने बच्चे एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियाँ, बच्चे की अस्थियों को क्या बोला जाता है? पसलियाँ, ठीक है, थोरैक्स वाली को, ठीक है, चेस्ट वाली मतलब। क्या आप गिन सकते हैं? गिन लीजिए। को चित्र 5.10 को ध्यान से देखिए और बच्चे की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन, ये रही, ये होता है थोरैक्स वाले रीजन में। ये क्या, एक अस्थियों का पंजर होता है, ये पंजर, ठीक है। इसमें अपना फेफड़े और हार्ट जो है वो सेफ रहते हैं। पसली पंजर या पंजर है कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है। वे बच्चे की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करती हैं जिसमें कि हार्ट और अपना अस्थि फेफड़े, लंग्स वो सेफ रहते हैं। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पंजर बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे क्या है? पसली पंजर, ठीक है। रिव केज बोला जाता है इसे, ठीक है। बच्चे के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं, बिल्कुल सही बात है। इधर भी 12 और इधर भी 12, दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, मैंने बताया था ना, लंग्स एंड हार्ट। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियाँ छूने को कहिए। भाई एक्चुअली क्या है कि देखो, ये आदमी मैं बताता हूँ आपको, ये आदमी जैसे खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है आदमी, ये पैर हो गए उसके, ये खड़ा है। अब उसको क्या करना है? आपको झुकाना है ऐसे, ठीक है। ये इसका हेड हो गया। तो ये जो पोर्शन है ना, यहाँ आप रीढ़ की हड्डी को उसको फील कर सकते हो, ये रीढ़ की हड्डी को फील कर सकते हो, ठीक है। ये वाली जो होती है, ये वाली, इसको फील कर सकते हो आप, मुड़ेगा वो जो, ठीक है। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? बिल्कुल अखंड है ये। अखंड क्या होता है? अच्छा, खंड है, मतलब अलग अलग हिस्सों में ना, ये अखंड तो एक होता है पूरा, सॉरी, अखंड है ये। तो हाँ, अरे क्या अखंड, हाँ मतलब अरे खंड है, मतलब ये अलग टुकड़ों में बने हुए हैं ऐसे, ये छोटे, ये तो खंड है ये, सॉरी अखंड नहीं है, ठीक है। अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना क्या है? मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल
कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। यह उनकी छोटी छोटी अस्थियों से बना है, बिल्कुल सही बात है, छोटी छोटी अस्थियों से बना है, अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिन्हें कशेरुका बोला जाता है, ठीक है। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं से बना होता है, 33 पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। पसली पिंजर भी बच्च क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है, ठीक है। पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसका, वो इससे जुड़ा रहता है, ठीक है। ये वाला जो है वो इससे जुड़ा रहता है। आई एम सॉरी, ये नहीं, ये वाला पीछे वाला रहेगा, ये पीछे वाला जो इसके बैक वाला है, ठीक है। ये तो बच्चे वाला पोर्शन हो गया, आगे वाला, ठीक है, ये जुड़ा रहता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? बिल्कुल नहीं झुक सकता था भाई। एक्चुअली क्या है, ये क्या इनमें खंड है तो ये क्या एडजस्ट हो जाते हैं ये, ठीक है, आगे पीछे ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, इसलिए तो झुक सकता है। अगर ये स्ट्रेट होता तो झुकना पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। यदि हाँ ठीक है, ये हो गया। अपने मित्र को खड़े होकर दोनों हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए, उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई संरचनाएं या अस्थियां दिखाई देती हैं? दोनों शोल्डर के पीछे उसको अस्थियां दिखाई देती हैं, ये कंधे की अस्थियां हैं, ठीक है। जब भी आप डिप्स वगैरह मारोगे, ठीक है, डिप्स मतलब पुशअप्स वगैरह जो होती हैं, जब भी आप मारोगे, पुशअप्स वगैरह मारोगे, पुलअप्स वगैरह करोगे आप, ठीक है, लटकोगे, तो आपकी जो शोल्डर वाली जो अस्थि हैं, हड्डी हैं, वो आपकी उभरी हुई दिखाई देंगी। वो दो होती हैं पीछे की साइड में, हर शोल्डर के पीछे एक, ठीक है। चित्र 5.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। 5.13 कौन सा? ये रहा। 5.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रोणीय अस्थियां है, ठीक है। ये संरचना जो है वो पेल्विक रीजन की होती है, ठीक है, पेल्विक बोन्स जो होती है, तो श्रोणीय अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। मोस्टली जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जनन संरचना जो होती है उनकी ये रक्षा करती है। यह कूले वाला है, वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं, ठीक है, जो बैठते हो आप वो इसी के सहारे बैठते हो। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है, ठीक है, काफ़ी सारी अस्थियों के जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर की अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है, मस्तिष्क को सिक्योर करती है, ठीक है। टेम्पोरल बोन वगैरह काफ़ी सारी बोन्स होती हैं इसकी, इन सब से मिलके बनी होती है। और ये क्या हमारे मस्तिष्क अंदर जो मस्तिष्क होता है उसको सुरक्षित करती है। ये कपाल, ये हड्डी होती है, ठीक है। अगर ये नहीं हो तो हमारा मस्तिष्क सुरक्षित नहीं हो और हम कभी भी कोई भी हादसे से शिकार हो सकते हैं। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों एवं संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और उन्हें मोड़ा जा सकता है, जिन्हें कार्टिलेज या उपास्थि कहा जाता है, ठीक है। संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं, ठीक है, ये हड्डी के नहीं होते, ये अतिरिक्त अंग हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते लेकिन जिन्हें मोड़ा जा सकता है, इन्हें उपास्थि बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल कान की, अपन इसे जो है एडजस्ट कर सकते हैं, हिला लो आराम से, कुछ भी करो। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? बिल्कुल भाई, ऊपर क्या है कि हमें थोड़ी थोड़ी ऐसा फील होता है कि एकदम हड्डी थोड़ी टाइट सी है, मतलब हड्डी नहीं, मतलब एक टाइट सा कुछ है, लेकिन जब ऐसे अपन ने नीचे का कर्णपाली को टच किया तो कर्णपाली एकदम बिल्कुल ऐसा है, मांस है बिल्कुल, ठीक है, हार्डनेस नहीं बिल्कुल भी, बस मांस ही मांस है, ये है, ठीक है। क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है? बिल्कुल सही बात है, उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली एकदम मांस की तरह है, ठीक है, तो वो लचीली है, परंतु ये अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, ये उपास्थि है। कर्णपाल जो अपने कर्ण का ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है कि मतलब कठोर तो है थोड़ा, लेकिन उतना कठोर नहीं है कि हड्डी की तरह वो मुड़े नहीं, अपन हाथ से दबाएंगे तो ईजिली दब जाएगा, ठीक है, आप दबा के भी देख सकते हो, ठीक है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों व उपास्थियों से मिलकर बना होता है, क्योंकि ह्यूमन जो स्केलेटन है वो अनेक अस्थियों से, संधियों से एवं उपास्थियों, कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं, ठीक है। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है।
जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, अपन ने बॉल एंड सॉकेट देख लिया, अपन ने हिंज जॉइंट देख लिया, अपन ने धुराग्र संधि देख ली। ठीक है, तो अपन ने और अचल संधि वाला देख लिया अपन ने। तो ऐसी जो हमने कई सारी संधियाँ देख ली, कई सारे जॉइंट देख, मतलब कई सारी संधियों के जॉइंट देख लिए। ठीक है, उनकी गति देख ली, किस प्रकार से वो गति करते हैं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, उसको टाइट बांधिए अपने एक हाथ को, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। ठीक है, प्रयास कीजिए। इस तरीके से आपको मुट्ठी बनानी है और ये जो है वो उसे छूने का प्रयास करना है। ठीक है, कंधे को। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव पाते हैं? बिल्कुल, ऐसा लगता है एकदम टाइटनेस फील होती है। ठीक है, ऊपर वाली जो मसल होती है उनमें। ठीक है, दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? बिल्कुल, बाइसेप्स वगैरह जो होते हैं, जो पेशी, इसे पेशी कहते हैं, बिल्कुल मसल बोला जाता है। ये उभरा हुआ जो फील होता है, जो हड्डी से लगा रहता है। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियाँ उभर आती हैं। ठीक है, जैसे ही अपन ने अपने थंब से मुट्ठी बंद करके थंब से अपन ने शोल्डर को छीने की कोशिश की तो मसल क्या संकुचित हो गई। अब अगर जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ को दबाएंगे तो वो उभरेगी। ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि ये फोल्डेड माउंटेन वगैरह बनते हैं। ठीक है, जब उनको प्रेस किया जाता है तो वो फोल्डेड माउंटेन बन जाते हैं, माउंटेन बन जाते हैं। अब आप अपने हाथों को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या ये अभी भी संकुचित अवस्था में है? बिल्कुल नहीं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकोचन देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। ठीक है, ये अस्थि को क्या करेगी? खींचेगी। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, संकुचित और रिलैक्सेशन। ठीक है, होता है फिर उनमें। भाई दो अस्थियाँ संयुक्त रूप से वर्क करेंगे किसी भी गति को प्रदान करने के लिए। अगर मसल नहीं हो तो गति भी पॉसिबल नहीं है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल होती है, लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। ठीक है, एक जो है वो संकुचित होगी और एक जो है वो शिथिल होगी। ठीक है, इससे जो है वो आदमी गति या जो भी हो गति करेगा। ठीक है, अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। ठीक है, अब एक्चुअली का एक कदम रखा। ठीक है, फिर अगला कदम रखेंगे तो जो रेस्टिंग, जो दूसरी मसल जो सिकुड़ी थी वो शिथिल हो जाएगी, जो शिथिल थी वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। जो कि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है, हाँ, जो सिकुड़ गई थी वो शिथिल हो जाएगी। पेशी केवल खिंच सकती है, वह धक्का नहीं देती है। बिल्कुल सही बात है, खिंचेगी वो, जिससे कि अस्थि को अपने साथ रहेगी। अस्थि से अटैच रहती है, वो बोन से अटैच रहती है, तो वो उसे जो है वो गति प्रदान करने में हेल्प करती है। अतः एक अस्थि को गति करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। बिल्कुल सही बात है। इस बात को ध्यान रखो कि अगर कोई गति हो रही है, अस्थि की गति हो रही है, तो दो पेशियाँ वहाँ वर्क करेंगी, एक संकुचित होगी, एक शिथिल होगी। ठीक है, फिर अगेन दूसरी संकुचित होगी और पहली शिथिल होगी। ठीक है, क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार गति करते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियाँ पाई जाती हैं? सभी में तो नहीं पाई जाती। केंचुए अथवा घोंघों में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज का सेशन अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।